हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मल फिजिक्स, जो कि पहला पेपर है और इसके फोर्थ चैप्टर को हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी हमने कुछ वीडियोज़ को बना रखा है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार जाएँ, उन वीडियोज़ को देखें। आपको लेक्चर्स बड़े ही क्लियरली समझ में आने वाले हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्म एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। दूसरा है वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। और तीसरा है वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ वैन डर वाल गैसेस। ठीक है, मैं सिंपली बता दूं आपको कि हम आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्क डन के बारे में कि डिफरेंट सिस्टम में वर्क डन किस टाइप से होता है और कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ठीक है, सपोज करते हैं एक हमने पिस्टन ले लिया, हम फर्स्ट वाले वर्क डन को फाइंड करते हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आइसोथर्मल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइसो मतलब हो गया कांस्टेंट और थर्मल मतलब हीट, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वर्क डन कौन कराएगा, प्रेशर। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्क डन दो फैक्टर से हो सकता है। पहला, टेम्परेचर के कारण, जब भी टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी तो वर्क डन हो सकता है, और दूसरा हम प्रेशर लगाकर वर्क डन करा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये हमारा एक सिस्टम है, एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम हमने ले लिया। इस थर्मोडाइनमिक सिस्टम में या कह सकते हो इस पिस्टन में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल ऐसे अवेलेबल हैं। हमने क्या किया, इनके टेम्परेचर को फिक्स रखा। ठीक है, इनके टेम्परेचर को फिक्स रखा, इनके वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग लेके आए हम। ठीक है, इनके वॉल्यूम में चेंजिंग लाने का सेंस क्या है, देखो दो कंडीशन हो सकता है, या तो हम इसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं या फिर इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या वॉल्यूम को घटा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में वर्क होगा। अगर आप इसको प्रेस करके नीचे कर दो पिस्टन को तो भी कुछ वर्क डन हुआ, और यदि मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन को थोड़ा ऊपर उठाता हूँ, यानी कि कुछ एक्सपेंड करता हूँ, तो इन दैट केस आल्सो देयर विल बी सम वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखोगे कुछ वर्क डन हुआ। सपोज करते हैं कि हमने इस पिस्टन को थोड़ा एक्सपेंड किया। ठीक है, एक्सपेंड करने पर मान लो यहाँ पे कुछ वर्क होगा, क्योंकि अगर डी एक्स मान लीजिए अगर इंक्रीमेंट आता है, अगर इसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट आ रहा है, डी एक्स इंक्रीमेंट आ रहा है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पर वॉल्यूम में भी कुछ चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया ए है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजिंग कितना आएगा, जैसे मान लो डी एक्स है तो वॉल्यूम में चेंजिंग कितना आ जाएगा, ए इंटू डी एक्स, क्योंकि आप जानते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और यहाँ पे लेंथ में चेंजिंग मान लो डी एक्स आ रही है तो डी एक्स लिखेंगे, अगर यक्स चेंजिंग आता है तो यक्स लिखेंगे, एल चेंजिंग आता है तो एल लिखेंगे। ठीक है, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि मैं इस पिस्टन को कितना ऊपर की तरफ एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, या मान लो अगर यक्स चेंजिंग आ रही है तो हम यक्स लिख देंगे सिंपली। तो देखोगे इसके वॉल्यूम में कितना चेंजिंग हुआ। अभी यहाँ पर जब था तो इसका वॉल्यूम V1 था, ठीक है, या V इनिशियल था, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, यानी कि V फाइनल, इसका क्या मिलेगा हमें, V2 मिल गया। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि कुछ वर्क डन होगा, तो वर्क डन का वैल्यू देखो कितना होगा। अगर हम बहुत कम टाइम की बात करें, एट वेरी इंस्टेंट टाइम dt, जब टाइम की वैल्यू बहुत कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा कम होगा, और डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वर्क डन भी बहुत कम होगा। यानी कि यहाँ पर एट एन इंस्टेंट टाइम dt, ठीक है, वर्क डन इज टू हो जाएगा dw इज टू हो जाएगा f इंटू डी एक्स। ठीक है, सभी को क्लियर होगा, यहाँ पे dw इज टू मिल गया f इंटू डी एक्स। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है प्रेशर इज टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, हमने कुछ प्रेशर लगाया था तो इसमें एक्सपेंशन आया। ठीक है, प्रेशर दिया है और एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है, तो हम इजीली फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स के जगह पे चाहो तो क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया लिखा जा सकता है।
तो यहाँ पर लिखते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू डी वी, ठीक है, पी इंटू डी वी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ में चेंजिंग बड़ी कम आ रही है। जब लेंथ में चेंजिंग बहुत कम आएगी तो वॉल्यूम में भी चेंजिंग बड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने से पहले एक और चीज़ ध्यान देना कि ये फंक्शन वॉल्यूम का है और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने पर यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो कह सकते हो पहले हम प्रेशर का वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिएगा, एज वी नो दैट, या फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी इज इक्वल टू होता है आरटी, ठीक है। आपने ऑलरेडी पढ़ा इस चीज़ को। तो प्रेशर इज इक्वल टू मिल जाएगा आरटी बाई वी। तो हमने देखा कि प्रेशर का वैल्यू हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिया है। इसे क्या करते हैं, हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखोगे ऑन पुटिंग द एबव वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा, प्रेशर के जगह पे ये फॉर्म लिख सकते हैं, तो आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, ठीक है। हमें निकाला क्या, टोटल वर्क डन फाइंड करना है। यहाँ तो हमने बहुत कम टाइम के लिए वर्क डन निकाला है, डी डब्ल्यू का वैल्यू है आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, ठीक है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इस वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग both side from v इज इक्वल्स टू v1 से v2, ठीक है। कह सकते हो कि जो v का वैल्यू है वो v1 से लेके v2 तक हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा देखो, जब v1 पे ये हमारा पिस्टन जब v1 वॉल्यूम पे है तो यहाँ वर्क डन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कह सकते हो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, यानी कि वर्क डन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके W तक, क्योंकि जब V2 पर आया तो कुछ वर्क डन हो गया, मान लेते W वर्क डन हो गया, तो 0 से लेके W तक इसका लिमिट लग जाएगा वर्क डन का। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो W मिल गया, और इधर इंटीग्रल ऑफ आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, V1 से लेके V2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R और T दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा आपको कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि R और T को बाहर निकाल लोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाएगा RT इंटीग्रल ऑफ V पे पावर -1 इंटू डी वी, या ऐसे सिंपली लिख सकते हो dV अपॉन V, ठीक है, dV अपॉन V, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ln x मिलता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर देखो हमें मिल जाएगा क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू आर टी इंटू ln v, कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेके v2 तक, ठीक है ना, v1 से लेके v2 तक। तो एक बार v के जगह पे v2 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, v1, और v2 में से v1 को माइनस कर देंगे, यानी वर्क डन इज इक्वल टू मिल गया आपको आर टी ln v2 माइनस v1, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी लॉगरिथम फॉर्म में दो टर्म को यदि हम माइनस करते हैं तो सिंपली इसे लिखा जा सकता है आर टी ln v2 अपॉन v1, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ओके। और जब ln को लॉग के फॉर्म में बदलना होगा तो लॉग के फॉर्म में बदलने के लिए हम इधर थोड़ा इस साइड में यहाँ पे लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 इंटू आर टी लॉग बेस 10 v2 अपॉन v1, ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी ln को लॉग बेस 10 के फॉर्म में बदलेंगे तो इस कंडीशन में 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें टोटल वर्क डन मिल चुका है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल वर्क डन। यहाँ पर भी हमने टोटल वर्क डन निकाल लिया है, लेकिन हम ln की जगह पे ln का वैल्यू
नहीं रखे हैं, यानी कि इसको हम लॉग वेस्टर्न के फॉर्म में यहाँ पे नहीं बदले हैं। ठीक है, तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि किसी भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन का वैल्यू क्या होता है और कैसे हम वर्क डन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है रिवर्सिबल एडियाबेटिक सिस्टम में हम कैसे वर्क डन को फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ अपने दूसरे टॉपिक में देखेंगे कि किसी एडियाबेटिक सिस्टम में यदि एक्सपेंशन होता है तो वहाँ पर वर्क डन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हो कि जब एडियाबेटिक सिस्टम होगा तो एडियाबेटिक सिस्टम में हम जानते हैं कि जो वॉल हैं, वॉल ना तो अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने देंगे, यानी सिस्टम के अंदर के टेम्परेचर बाहर नहीं निकल सकते हैं, और ना ही सराउंडिंग के टेम्परेचर को अंदर अलाउ करेंगे। ठीक है, तो सिंपली देखते हैं कि किसी एडियाबेटिक सिस्टम में कैसे वर्क डन होगा ऑन एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, सपोज कर लो कि हम यहाँ पर एक पिस्टन लेते हैं और इस पिस्टन को एक एडियाबेटिक पिस्टन हमने सपोज किया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही इसमें कुछ एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, उस एक्सपेंशन के कारण कुछ वर्क डन होगा। यहाँ पर भी मान लेते हैं कि जो एक्सपेंशन आ रहा है, एक्सपेंशन के बाद इसका वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे पहले वॉल्यूम V1 है और जैसे ही एक्सपेंशन आएगा, इस एक्सपेंशन के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2। ठीक है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग आ गई है, ये वॉल्यूम है, मान लेते हैं V2 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग आएगी यानी कि वर्क डन हुआ, क्योंकि प्रेशर लगा, प्रेशर लगने के कारण इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ गई है, तो कहेंगे वर्क डन होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो एडियाबेटिक चेंजेस होते हैं, एडियाबेटिक चेंजेस में PV पे पावर गामा इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपने क्लास 11th में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि P इंटू वी पे पावर गामा, V क्या है, वॉल्यूम है, इस पे पावर गामा है, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि सिंपली कह सकते हो कि P1 V1 पे पावर गामा विल बी इक्वल्स टू P2 V2 पे पावर गामा विल बी इक्वल्स टू P3 V3 पे पावर गामा। ठीक है, एज सोन, यानी कि जो भी टर्म्स होंगे, चाहे आप 1 के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, या nth पार्टिकल के फॉर्म में यदि आप फाइंड करते हैं, तो PV पे पावर गामा जो होगा वो हर जगह एक समान आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं। एज वी नो दैट DW इक्वल्स टू क्या होता है जी, कह सकते हो P इंटू DV, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि DW इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू DV। अच्छा देखो, हम क्या करेंगे, इस पहले वाले इक्वेशन से हम पहले प्रेशर का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम का फंक्शन है और वॉल्यूम के फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क में फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो प्रेशर का पहले हम वॉल्यूम के टर्म में इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा K अपॉन V पे पावर गामा, ये हमारा प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रेशर का वैल्यू है उसको इसके जगह पे रख दीजिए, तो मिलेगा DW इज इक्वल्स टू K अपॉन V पे पावर गामा इंटू DV। ओके, नाउ दोनों साइड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम वॉल्यूम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, V का वैल्यू V इनिशियल से यानी V1 से लेके V फाइनल यानी V2 तक। ठीक है, और हम जानते हैं कि इनिशियल पोजीशन में वर्क डन कुछ भी नहीं होगा, तो वर्क डन 0 से लेके W तक, तो कह सकते हैं जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। टोटल वर्क डन मिलेगा हमें W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ K अपॉन V पे पावर गामा इंटू DV, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक। ओके, अब देखो यहाँ पे K क्या है, K हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा वर्क डन इज इक्वल्स टू K इंटीग्रल ऑफ V पे पावर माइनस गामा इंटू DV, V1 से लेके V2 तक। ठीक है, और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के केस में मिल जाएगा, हम जानते हैं कि अगर पावर n है तो n+1 यानी पावर में 1 ऐड करते हैं और n+1 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पावर नेगेटिव है, तो जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा V पे पावर 1 माइनस गामा, क्योंकि 1 हमने प्लस किया इसमें और ये पावर ऑलरेडी नेगेटिव था, अपॉन 1 माइनस गामा, कहाँ से कहाँ तक, B1 से लेके
V2 तक। ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया V1 से लेके V2 तक, क्योंकि इनिशियल वैल्यू V1 है और फाइनल वैल्यू V2 है। अब देखते हैं यहाँ पे वर्क डन मिलेगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें K, एक बार यहाँ पे V2 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे V1, तो लिखेंगे आप K इन ब्रैकेट V2 पे पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा होगा यहाँ पे 1 माइनस गामा माइनस V1 पे पावर 1 माइनस गामा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, K से मल्टीप्लाई कर लो दोनों में। जब आप K से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा K V2 पे पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 पे पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर देख रहे हो K का वैल्यू हम जानते होता है P V पे पावर गामा हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि P B पे पावर गामा होता है। तो हम चाहें तो इस K के जगह पे P B पे पावर गामा लिख सकते हैं, लेकिन एक और फैक्टर है कि हम जानते हैं कि इस K की वैल्यू P1 V1 पे पावर गामा या P2 V2 पे पावर गामा या P3 V3 पे पावर गामा S1 जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे एक समान होंगे, सभी का वैल्यू कितना होगा, K होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ V2 लिखा होगा V2 के स्थान पर P2 V2 पे पावर गामा रख लेंगे, यहाँ जो हमारा K है K की जगह पर। ठीक है, और जिस K के साथ V1 लिखा है इसके जगह पे लिख लेंगे P1 V1 पे पावर गामा। तो इसको देखो और सॉल्व करते हैं हम, तो हमें मिलेगा W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इस वाले K के स्थान पे क्या रखेंगे, चूँकि यहाँ V2 है तो लिख लेंगे हम P2 V2 पे पावर गामा इंटू V2 पे पावर 1 माइनस गामा। ओके, माइनस, अब इसके देखो इस वाले K के स्थान पे क्या रखेंगे, P1 V1 पे पावर गामा इंटू V1 पे पावर 1 माइनस गामा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, एक प्लस में है और दूसरा गामा माइनस में है, तो दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा V2 पे पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वही कंडीशन होगा, गामा से गामा कट जाएगा, V1 पे पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ठीक है, ये हमें क्या मिला, टोटल वर्क डन मिल गया। PV इज इक्वल टू आपने पढ़ा है RT होता है। ठीक है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। सो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 है तो RT2 लिख सकते हो। ओके, माइनस RT1 लिख सकते हो अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखिएगा दोनों में से R को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो R बाहर निकल गया तो मिलेगा T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। यह भी हमें वर्क डन का एक फार्मूला मिल गया। ये तो जो भी हमने वर्क डन के फार्मूले को फाइंड किया है ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए है। अगर मान लो n नंबर ऑफ मोल हो, इन दैट केस क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर n मोल्स, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, या फिर चाहो तो इस वाले इक्वेशन में भी n से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो हमें टोटल वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यकीनन आपको समझ में आया होगा कि किसी एडियाबेटिक सिस्टम में अगर एक्सपेंशन आता है तो वहाँ पर हम वर्क डन के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप वीडियो को पॉज करें और मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट्स बना लें हमारे साथ साथ। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, तब तक इसे इरेज करता हूँ वीडियो को पॉज करके। Now our next topic is work done in a reversible expansion of van der Waal gases। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि van der Waal gases क्या होते हैं। हम जानते हैं रियल गैस को van der Waal गैस कहते हैं। ठीक है, और आपने van der Waal गैस के लिए एक इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, जिस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, अच्छा कहोगे सर ये क्या है, आपने पढ़ा है जो उन्होंने जो करेक्शन लाया था, जो van der Waal थे, van der Waal ने जो करेक्शन लाया था, अपने करेक्शन के अनुसार उन्होंने बताया था कि असल में
जो रियल गैसेस होंगे, रियल गैस का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। प्रेशर में भी उन्होंने कुछ बदलाव लाया था और वॉल्यूम में भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कंटेनर है, पूरे कंटेनर में जितने भी गैस मालिक्यूल्स होते हैं, गैस मालिक्यूल का भी एक फाइनाइट साइज होता है, यानी कि अगर कोई एक सिंगल मालिक्यूल मूव करना चाहता है टू द होल कंटेनर, तो वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को कभी भी मूव नहीं कर सकता, ठीक है, या कवर नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें और भी कुछ गैस मालिक्यूल होंगे और वो गैस मालिक्यूल पूरे कंटेनर के कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि अगर हम चाहते हैं किसी गैस को मूव कराना, तो चाहते हुए भी हम पूरे कंटेनर में मूव नहीं करा सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये इक्वेशन दिया था P + A/V² इन अनदर ब्रैकेट V - B, और ये B क्या है? B है वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्यूपाइड इन द कंटेनर, इज इक्वल्स टू RT है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वंडरवॉल्स इक्वेशन, ठीक है। हमने वंडरवॉल इक्वेशन पढ़ा है, P + A/V² इन ब्रैकेट V - B इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो प्रेशर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू देखो क्या मिल जाएगा। पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे RT अपॉन, ये इधर गया टर्म, तो मिल जाएगा V - B मिल गया, ठीक है। यहाँ देखो प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा -A/V², ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रेशर का वैल्यू मिल गया है। नाउ हम जानते हैं कि कभी भी कोई थर्मोडाइनेमिक सिस्टम यदि एक्सपेंड करेगा तो उसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू P × dV, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कह सकते हो कि जो वर्क डन होगा फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड dW इज इक्वल्स टू, ये एक इंस्टेंट टाइम का वर्क डन है, dW इज इक्वल्स टू होता है P × dV, और दोनों साइड को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाता है। खैर इससे पहले क्या करोगे, इस प्रेशर के जगह पे प्रेशर का वैल्यू पुट कर देना हमें, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर के जगह पे प्रेशर का वैल्यू रखते हैं, तो मिलेगा हमें dW इज इक्वल्स टू, P के जगह पे देखो कितना लिख सकते हैं, RT/V - B -A/V² इंटू dV, ठीक है। अब क्या करो, सिंपली दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। अगर दोनों साइड को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा कि यहाँ पर टोटल वर्क डन कितना आया है, क्योंकि ये तो बहुत ही कम टाइम के लिए जो हमने वर्क डन फाइंड किया उसका वैल्यू है, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पर देखना वॉल्यूम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वॉल्यूम का वैल्यू V1 से लेके V2 तक, क्योंकि जब हमारा थर्मोडाइनमिक सिस्टम V1 वॉल्यूम पे है तो वहाँ कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, यानी कि वर्क डन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके W तक, यानी यहाँ पर वर्क डन 0 हो रहा है और V2 पर जाने के बाद में वर्क डन कुछ ना कुछ हुआ, तो कह सकते हो W तक। तो यहाँ मिलेगा हमें वी गेट, इधर लिखते हैं वी गेट W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इस पूरे टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है, RT अपॉन V - B -A/V² इंटू dV। कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक, यानी W इज इक्वल्स टू मिल जाएगा। देखो इसको क्या करते हैं, dV का इस पूरी इक्वेशन के साथ अलग अलग यानी सेपरेट करके लिख लेते हैं इसको, तो मिलेगा इंटीग्रल ऑफ RT अपॉन V - B V1 से लेके V2 तक माइनस इंटीग्रल ऑफ A/V² इंटू dV V1 से लेके V2 तक, ठीक है। तो सिंपली देखोगे कि जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा W इज इक्वल्स टू, देखो RT जो है हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, RT आ जाएगा बाहर। कहोगे सर RT बाहर कैसे है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है किसको, यहाँ पे dV छूट गया, dV भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि dV का इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम जानते हैं कि मिल जाएगा dV अपॉन V - B V1 से लेके V2 तक, माइनस यहाँ पे मिल जाएगा A को बाहर निकाल लोगे, V पे पावर -2 इंटू dV V1 से लेके V2 तक, ठीक है। अब देखना इसके आगे सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू RT, आप जानते हैं 1/x इंटू dx का वैल्यू होता है log x, ठीक है, ln x कह सकते होगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा dV अपॉन V - B, इसका वैल्यू मिलेगा ln V - B, ठीक है। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, V1 से लेके V2 तक, यहाँ पे लिख दिया V1 से लेके V2 तक माइनस A,
यहाँ पे देखो पावर 2 है, यदि पावर 2 है तो हम इसमें जानते हैं कि 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करते हैं, यानी कि v पे पावर -2 + 1 यानी कि -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसी से हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। अरे यही तो होता है रूल इंटीग्रेशन का। तो सिंपली हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/v, v1 से लेके v2 तक, और ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे -1 होगा तो माइनस और माइनस मिल करके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो W मिल जाएगा RT ln, यहाँ पे देखो एक बार v की जगह पे v2 रखेंगे, यानी कि v2 - b माइनस, फिर देखना यहाँ पे क्या मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, हम जानते हैं कि जब भी कोई टर्म वो होता है, माइनस होता है कोई टर्म, ठीक है, तो हम उसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इन द केस ऑफ लॉग v2 - b अपॉन v1 - b, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि log x - y इज टू लिख सकते हैं log x अपॉन y लिख सकते हैं। तो देखिएगा एक बार इसकी जगह पे फाइनल वैल्यू को रखा, फिर इसकी जगह पे इनिशियल वैल्यू को रखा, और हम कुछ इस टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मिलेगा a 1/v2 - 1/v1, ठीक है। सो दिस विल बी आवर टोटल वर्क डन फॉर वंडर वॉल गैसेस, ठीक है। और यदि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो ये वर्क डन मिला। सपोज करते हैं कि अगर जो मोल है, नंबर ऑफ मोल, अगर n नंबर ऑफ मोल हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा हमें W इज nRT, देखो इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो nRT ln v2 - b अपॉन v1 - b, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस यहाँ पे n इंटू a हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा 1/v2 - 1/v1, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वंडरवॉल गैस के द्वारा हुए वर्क डन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये इन तीनों टॉपिक पे था कि कैसे हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वर्क डन को फाइंड करते हैं, यानी कि अगर हमारा पिस्टन एक्सपेंड करेगा या फिर कंप्रेस होगा तो दोनों ही कंडीशन में वर्क होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सपेंड होगा तो भी मैंने कहा वर्क डन होगा, और कंप्रेस होगा तो भी वर्क डन होगा। लेकिन अगर कंप्रेस होगा तो वहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा, और जब भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सपेंड होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में अगर आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो लिया है उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, और कभी भी अगर हम उसे एक्सपेंड करेंगे तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो यकीनन आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोस को अपलोड करता हूं, और साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इनसे भी रिलेटेड मैं वीडियो को अपलोड करता हूं, जो कि बिल्कुल चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज होता है। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करता हूं, छोटे से छोटे टॉपिक को भी, ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो और जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और कोशिश करता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हर दिन आपको एक लेक्चर प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। कभी कभी अगर मैं नहीं भी कर पाता, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इतनी रात को आपके लिए मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूं, तो आपसे भी एक आशा करेंगे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।